बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कल रात की तारीकी में जिस तरीके से बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरी जानों को निशाना बनाया, इबादतगाहों को निशाना बनाया, जंग के उसूलों से कतई नज़र भारत की ये जो जारहियत थी, उसके जवाब में पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। इब्तदाई तौर पे भारत इसको तस्लीम नहीं कर रहा था, भारतीय मीडिया ने उल्टा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन फिर आज के दिन जब बैनुल अक़वामी मीडिया ने उसकी तस्दीक की और फिर फ्रांसीसी एक खुफिया एजेंसी के सरबराह ने बाकायदा तौर पे CNN को ये रिपोर्ट किया कि हाँ, फ्रांसीसी जहाज़ जो हैं राफेल जो भारत ने ख़रीद रखे थे वो गिरे हैं, तो उसके बाद जो डिसॉल्ट एविएशन कंपनी है उसके शेयर्स में कमी वाक़ई हुई और उसके बदले में जो चाइनी कंपनी है जो J-10C बनाती है या जिसका इश्तराक J-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाने में है, उसके शेयर्स के अंदर इजाफा हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से मौसर जवाबी कार्रवाई की है उसको एक साइड पर रखें, भारत के पहले इकदाम को देखें। निशाना किसको बनाया गया? मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, निहत्ते लोगों को, इबादत गाहों को निशाना बना के भारत ने जारहियत का जो सबूत दिया है, भारत ने ये पैगाम दिया है कि वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदलने के लिए जो अपनी चाल चल रहा है वो उल्टा उसके गले पड़ेगी। बैनुल अक़वामी ताकतें मुतहर्रिक हुई हैं और जिस तरीके से आज जवाब दिया गया, सबसे पहले सुबह कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास बुलाया गया और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ने पूरे ऐवान को एतमाद में लिया और फिर वज़ीर ख़ारजा ने जो पैगाम दिया, उसके बाद DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग और अब से कुछ देर पहले वो जो दोबारा प्रेस ब्रीफिंग दे के उन्होंने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की जिसमें दुश्मन की चेक पोस्टों का तबाह किया जाना था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर का तबाह किया जाना था, सेटेलाइट इमेजेस जिसकी वाज़े मंजर आम पे आई हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि अभी भी हम जवाब का हक महफूज रखते हैं। तो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल जो है ये किस तरफ को जा रही है और भारत का इसमें मनफी किरदार कितना उजागर हो रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि भारत की जारहियत के जो अज़ाइम हैं वो खित्ते को किस हद तक तबाही में मुब्तला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अब उस जंग का आगाज़ हो गया है अल्लाह के फजलो करम से, जिसका पहला राउंड हम जीत चुके हैं। हालांकि पहला राउंड नहीं, पहले राउंड के जो टोटल नंबर होते हैं ना यासर साहब, हम उससे भी 10 नंबर ज़्यादा जीत चुके हैं। अब जो बात बार बार कही जा रही है, लेकिन सर उसमें जो हमारे मासूम, मैं उस पर आने लगा अगर आप इजाज़त दे तो। बात यह है कि भारत ने दुनिया की वो गलती कर दी है जो मुसलमान कभी किसी सूरत में माफ़ नहीं करेगा। सीज फायर हो जाए, पूरी दुनिया इसमें आ जाए, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, ज़रा तारीख को उठा के देख लें, जब भी हमारी मसाजिद पर हमले हुए हैं, जब भी हमारी दीनी दरसगाहों पर हमले हुए हैं, जब भी हमारी दीनी दरसगाहों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, और शहीद करने वाला वाज़े तौर पर गैर मुस्लिम है, शहीद करने वाले ने जंग मुसल्लत की है, शहीद करने वाले ने रात के अंधेरे में ये सब कुछ किया है, तो फिर कभी कौम ने उसे माफ़ नहीं किया। अगर कोई माफ़ करने की कोशिश करेगा तो कौम कभी भी उसे माफ़ नहीं करने देगी। आज जो भी DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक कहा, बिल्कुल मैं तायद करता हूँ कि अब बदला लेना पड़ेगा। अभी ख्वाजा साहब भी कह रहे थे हमें लेना पड़ेगा। कितने दिन करेंगे आप इस तरह बर्दाश्त? नीलम जेलम पे जो किया उन्होंने, क्या वहां पे कोई मदरसा था? पाकिस्तान में तो हजारों मदरसे हैं, किस किस मदरसे पे ये करेंगे? यासर, याद करें, मैंने आप प्रोग्राम में कहा था कि भारत एक मंसूबा बना रहा है जी, कुछ मुल्क उसकी मदद भी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का इजलास हुआ भारत के अंदर, उस इजलास की कल के प्रोग्राम में मैं फुटेज भी दे दूंगा, तस्वीर दे दूंगा, डेट लिखी होगी, पूरी प्री प्लान सब कुछ हुआ। आगे से जवाब मिला कौम की तरफ से भी, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी,
और ऐसा जवाब मिला कि राफेल भी फेल हो गया, फेल हो गई, भी फेल हो गया, भी फेल हो गई, और पूरी भारतीय जो कौम थी जो इस जंग को चाहती थी, सबके सब फेल हो गए। फरीदाबाद में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया, भारत के 40 मकामात पर पाकिस्तानी परचम वहां के लोगों ने निकाल के लहराया। अब आते हैं अपने शोहदा की तरफ। हम शोहदा का खून जाया नहीं जाने देंगे। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत, सियासी जमातें, अफवाज पाकिस्तान कोई भी हमारे शहीदों का खून जाया जाने दें? ये खून रहेगा नहीं जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। आज आपने शहीदों के जनाजे देखे ना, दहशतगर्दों के जनाजों में लोग नहीं जाते, दहशतगर्दों के जनाजों में कानून नाफज करने वाले इदारे नहीं जाते, दहशतगर्दों की तो पहचान ही कोई नहीं होती, उनके तो लवाहकीन कोई नहीं होते, उनका तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, पढ़ने वाला कोई नहीं होता, उनकी तो लाश वसूल करने वाला कोई नहीं होता। यहां पर तो लोग सैकड़ों हजारों में थे, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में थे, और सिसकियों से रो रहे थे। ये दहशतगर्द नहीं थे, ये सारे के सारे वो लोग थे। मरीद के में शहीद होने वाला मां मस्जिद, 2 सिक्योरिटी गार्ड। आपने कहा जी हमने, क्योंकि इनको ख्वाब में हाफिज साहब नजर आते हैं ना, मैंने आपसे कहा कि उठते बैठते लेटते सोते। मुझे पता लगा कल का नरेंद्र मोदी जो है ना वो पागल हो गया है, और सामने किसी की तस्वीर लगी हो ना उसको देख के कहता हाफिज साहब आ गए, हाफिज साहब आ गए। ये इनका आलम है। हाफिज सईद से ये इतने डरे हुए हैं। और ये हाफिज सईद के, हाफिज सईद का हमने वो मैंने इंडियन चैनल देखा, उड़ा दिया हेडक्वार्टर, और हमारी मस्जिद थी वो, बहावलपुर में भी मस्जिद थी, अहमदपुर शर्किया में भी क्या था, कोटली में क्या था, सियालकोट पे क्या था, सियालकोट में क्या था। वो कहा जाता है कि एक स्कूल को निशाना बनाने और एक हेल्थ सेंटर को निशाना बनाने का इरादा था। अब जो भी था, अब भी मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जो अब इंटरनेशनल कुव्वतें आ गई हैं ना, जिनको एन उस वक्त याद आता है जब सारा कुछ हो जाता है, जब हम इतने दिनों से एक एक को ख़त लिख रहे थे, एक एक को पैगाम दे रहे थे, तो कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जब हमने अपने ही प्रोग्राम में एक बड़े सीनियर शख्स से पूछा तो उन्होंने कहा जी चूँकि दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में है तो मजबूरी है, ना तो हम कनाडा हैं कि जो सब सफ़ीर को निकाल देंगे, सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दें, नहीं भाई। हमारे मासूम बच्चों के जनाजे पढ़े गए हैं, हमारी ख़वातीन के जनाजे पढ़े गए हैं, पूरी पूरी फैमिलियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो इमाम मस्जिद जिसके पीछे नमाज पढ़ते थे उनके जनाजे अदा किए गए, जो मसाजिद के बाहर हिफाजत करते थे उनके जनाजे पढ़े गए, वो मासूम शहरी जिनका कसूर पाकिस्तानी होना है उनके जनाजे पढ़े गए। पता नहीं और कितने लोग जो हैं बेचारे ज़ख्मी जो हैं उनकी क्या हालत है। बिल्कुल माफ़ी नहीं होगी, ना माफ़ी देनी चाहिए। ये बहुत वक्त है, पहला वक्त है कि पूरी कौम इकट्ठी है। अगर अब भी आपने कुछ ना किया, अब भी आपने इस पे खामोशी इख्तियार की, तो फिर आप जहन में रखिएगा कौमें रोज़ाना इकट्ठी नहीं होती। कौमें उस वक्त इकट्ठी होती हैं जब कौमें समझती हैं कि अब हमारा एक वक्त है। आज आप एक जवाब दे लें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स अपने आप को महफूज समझेगा, चाहे वो बाहर से आने वाला इन्वेस्टर हो, चाहे वो पाकिस्तान के सी पैक में काम करने वाले हो। और फिर एक जब बाप को सज़ा मिल जाए ना, जब पैसा खर्च करने वाले को सज़ा मिल जाए, तो उसके जो चेले होते हैं ना, लोंडे लपटे जो होते हैं, ये चेले जो बनी होती है, जो तंजीमें जो यहाँ पे जिनको सपोर्ट करते हैं, फिर वो अपने आप अपनी मौत मर जाती हैं, फिर वो अपनी मौत आप मर जाते हैं। तो इसलिए अब फैसला कर लेना चाहिए, फैसला बल्कि हो चुका है, अब इस पर अमल कर देना चाहिए। सालसी करने वालों को इंतज़ार करें, सालसी करने वालों को कहें इंतज़ार करें। पहले भी तो इंतज़ार किया ना, इंतज़ार करें या लाएं अपने मुल्क के। किसी मुल्क में एक बंदा किसी मुल्क का जाता है, शोर मच जाता है। कितने इसराइली कत्ल हुए हैं, कितने इसराइली जहन्नम वसल हुए हैं,
उस पर कितना शोर मचा, तो हमारा खून खून नहीं है, हमारी जान जान नहीं है, हमारे मुल्क का दिफा दिफा नहीं है। हम तो आइन के तहत, जनेवा में होने वाले कन्वेंशन के तहत जो तय हो चुका है, हम उसके तहत हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम पे हमला हुआ है, आज तक बड़ी बड़ी जंगों में मसाजिद पर बम नहीं बरसाए जाते, अस्पतालों में बम नहीं बरसाए जाते, दीनी दरसगाहों को निशाना नहीं बनाया जाता। इस पूरे मामले में सर आप अमेरिका को कहां देखते हैं? भारत के साथ कहां देखना, और किसके साथ है वो? इतनी हिम्मत तो उधर भी नहीं पड़ी कि खुल के साथ दे सके। पीछे से हल्लाशेरी और फिर बयानात में शर्मिंदगी, इसलिए कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की रिटेलिएशन होगी, टेंशन आएगी, और उनको ये भी उम्मीद नहीं थी। आज एक गैर मुल्की किसी ने, मैंने वो पढ़ रहा था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया तो अवामी गम गुस्सा, तो उन्होंने उस पर लिखा है कि अवामी गम गुस्सा इस कदर ज़्यादा है और अवाम के अंदर जज्बा इस कदर ज़्यादा है कि अवाम कहती है कि ये वक्त है मकबूजा कश्मीर को वापस लेने का, पंजाब को आज़ाद करवाने का, ये वक्त है भारत से अपने पुराने सारे हिसाब क्लियर करवाने का, ये वक्त है भारत ने जिस तरह बांग्लादेश को हमसे अलहदा करवाने में पूरा रोल अदा किया, अब इन तमाम चीज़ों का वक्त है बदला लेने का। ये उसको तो सर यही खफगी नहीं ख़त्म हो रही कि जब से बांग्लादेश के अंदर भारत नवाज हुकूमत गई है, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी पोस्ट हैं उसके नीचे बांग्लादेशी जो आवाम है वो तो पाकिस्तान का साथ देते हुए थक नहीं रही। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जहन में रखिएगा, बल्कि जहन नशीन कर लीजिएगा इस बात को कि मौजूदा सियासी हालात में, मौजूदा सियासी जो चल रहा है सिस्टम, इसमें अगर हम ये कहें कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर सियासी लोग इकट्ठे हुए हैं तो दुरुस्त है। और इन हालात में अगर अब भी हमने हमें ना नहीं चाहिए हमें किसी मुल्क की सपोर्ट, ये पाकिस्तान अपनी हिम्मत से, यहाँ के फ़ौजी जवान जो है वो नारे तकबीर जब सुनते हैं ना तो उनके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, नारा हैदरी जब लगाते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब नारे रिसालत लगाते हैं तो शहादत का जज्बा जो है ना वो बिल्कुल सीने में आ जाता है, और फिर वो निकलते हैं, फिर वो उन्हें नजर, वो कहते हैं ये टैंक क्या, ये तोप क्या, ये कुछ भी हो हम नहीं देखेंगे, निकलते हैं। सर मुस्कुराते हुए नारे लगाए, वो जो मंजर आम पे आए LOC के महाज के ऊपर तोपखाना चलाने वालों के, वहाँ पे उनके चेहरों के ऊपर जो इत्मीनान था और जो जुर्रत किरदार था और जो दुश्मन का मुकाबला करने की हिम्मत थी, वो चेहरों के ऊपर वाज़े दिखाई दे रही थी। यासर साहब, मैं कह रहा हूँ हम मुसलमान हैं, मैंने 50 प्रोग्रामों में कहा है कि हमारा अल्लाह एक है, जो हकीकत में अल्लाह है, जिसने पूरी कायनात बनाई है। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हमें उनकी शफाअत हासिल है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए शफाअत की दुआ की ना। हम 70 बहुत है, ये 70,000 हो जाएं। मुझे एक याद है, मैंने पढ़ा, एक मुसलमान बादशाह खड़ा था, देख रहा था सामने से फौज आ रही है, साथ उसके सिपह सलार भी उसका खड़ा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप क्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी फौज आ रही है और हम थोड़े हैं, ये हमें मार देंगे। उसने कहा नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे पास इतनी जगह है कि हम इनकी लाशें दफना सकें। उसने कहा जनाब ये क्या, उसने कहा हम मुसलमान हैं, ये गैर मुस्लिम है, हम में जज्बा है, और उन्होंने वो जंग जीती। मुझे आज भी याद आता जब इमरान खान ने कहा था ना, अर्तुगरुल गाजी देखा करो, तो आज भी मैं जब देखता हूँ, आज के दिन भी लग रहा तो जब देखते हो ना, तो थोड़े लोग हों लेकिन ईमान की कुव्वत थी उनके अंदर, वो हर बात में अल्लाह ताला का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे और नाउमीद नहीं होते थे। तो फिर ततारी हों, फिर मंगोल हों, फिर अंग्रेज़ हों, फिर मुसलमान गद्दार हों, सबको मार पड़ती है।
तो यहाँ पर भी यार क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कह सकते हैं कि ये जो डराया जा रहा है ना कि जी एटमी फ़लाँ फ़लाँ, यासर साहब आप भी रात को घर से आ गए थे ना? 10 मिनट के नोटिस पे सर आ गए थे ना जी। और मुझे भी आपने फजर के बाद तक तंग किया। खुदा शाहिद है, अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कह रहा हूँ, मैं भी, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी, मेरी बेगम भी, हम सब बैठे हुए थे। अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ छिड़ जाए, देख रहे थे, तो उसमें हम लोग अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं करें। तो ये एक घर की कहानी है ना, यहाँ पे तो हर घर के अंदर ऐसा घर पे ऐसा है कि महाज जब सजेगा, सफ़बंदी होगी, तो पहली सफ़ों पे जाने की ख्वाहिश जो है वो दिलों से इस वक्त जो है वो बीदार हो रही है। जब किसी कौम के ऊपर हमला हो तो तज़ब्ज़ुब वहाँ पे पाया जाता है, बेचैनी फैल जाती है, खौफ होता है, घबराहट होती है और उसी में रिएक्ट करने का हौसला नहीं रहता। कौमें वही तरक्की करती हैं जो ऐसे हालात के ऊपर मुत्तहिद रहें, हवास बाख्ता ना हों, जहनों के ऊपर काबू रखें और आँखों से वो मनाजिर देखें जो हवास बाख्ता आँखें नहीं देख सकती। और वही पाकिस्तानी कौम ने करके दिखाया। राना साहब, आज वाहगा का अगर मंज़र देखा जाए, परचम कुशाई की तकरीब थी, एक तरफ जंग का मंज़र, पूरे मुल्क के ऊपर आप दहशत मुसल्लत करने के दावेदार हों, लेकिन इस तरफ अवाम ही अवाम दिखाई दे और उस तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। या सर, ये आज हमारी इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान इजाज़त दे दे कि जाओ, तुम्हें इजाज़त है, तुम वाघा बॉर्डर से, गंडा सिंह बॉर्डर से, किसी भी बॉर्डर से इंडिया दाखिल हो जाओ, तुम्हें इजाज़त है। नहीं किसी असले की ज़रूरत, नहीं किसी टैंक की ज़रूरत, नहीं किसी जहाज़ की ज़रूरत। आप देखेंगे बच्चे, बूढ़े, जवान, ज़ईफ़ लोग पैदल दाखिल होंगे और आप देखेंगे फिर उनके रफ़ील और कफ़ील और अबील जो भी हैं इनके, सबको क्या हाल करते हैं। और कौन तो तैयार बैठी है, कोई मुझे पाकिस्तानी, शायद कोई एक पाकिस्तानी हो जिसे ये पता ना लगा हो कि जंग लग गई है, तो वो सोया रहा हो। मैंने तो सबको, जिस को फ़ोन किया है, हर शख्स जाग रहा था, हर शख्स तैयार बैठा था। मैंने तो कहा कि हमारी कौम तो आप कह रहे हैं ना वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से आगे भी कर लें, कोई एक बॉर्डर खोलने की इजाज़त दे देंगे, किसी एक बॉर्डर से जाने की इजाज़त दे दें, तो आपको नज़र आएगा किस तरह लोग जाते हैं। आपको नज़र आएगा कि पूरी कौम इंडिया के अंदर जाएगी और खुदा की कसम इन्हें चबा के खा जाएगी, इन भारतीयों को। इनके भारतीय चैनल्स पे जो सुबह से लेकर शाम तक, अब तक वो एक झूठ का पलंदा तैयार पड़ा हुआ है ना, वो जो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें कहे ना सर टाइम दे हमें। इब्तदाई तौर पे वो बाछें खिला के पोस्टर लगाते हैं कि पाकिस्तानी तैयारे जो हैं वो हमने अपने कश्मीर के अंदर मार गिराए। बाद में पता चलता है नहीं, ये अपने तैयारे थे जो गिर गए। तमाम पोस्टें फिर डिलीट करवाई जाती हैं और फिर वहाँ पे जो सवाल उठने लगते हैं, उनके अपने जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक करवाए गए। चलें, हमारे चैनल्स तो ब्लॉक किए ही गए, उन्होंने अपने लोगों के चैनल्स और पेजेस ब्लॉक कर दी। किस किस के करेंगे वो? मेरा चैनल भी वहाँ पे ब्लॉक है, आपका भी ब्लॉक हो गया आज, बाकी लोगों के ब्लॉक है, सिर्फ उनके हैं जो उनके पसंदीदा लोग हैं ना, सिर्फ उनके अलावा बाकी सबके ब्लॉक हैं। तो कितने लोगों का करेंगे? ये कहाँ कहेंगे? सोशल मीडिया है, जिसने चैनल को देखना है ना, या जिस तक चीज़ पहुँचनी है वो पहुँच जाती है, पहुँच जाती है। मैं रात को, मुझे बरतानिया से फ़ोन आया, एक शख्स का दोस्त था, उसने कहा वाकई क्या जंग शुरू हो गई है? मैं क्या हो गई है? उसने कहा हम पाकिस्तान आ जाएं। मैंने कहा यार, लोग को जुनून देखो, जंग हो तो लोग कहते हैं हम नहीं आएंगे, तो वो कह रहा फिर हम आ जाएं, हम भी अपना हिस्सा डालें, हम भी इसमें हिस्सा लें। ये है कौन? भारत। आप फिर वो बात उनके, आप ज़रा उनके उन जर्नलिस्टों को देखें ना, वो आपने कभी गए हैं? ये हमारे यहाँ पे जो मेले लगते हैं, वो मंजन बेचने वाले, वो किस तरह बोलते हैं, आओ जी फलां जी फलां जी फलां जी। वो यार, ये तो मंजन वाले बेचने वाले हैं। हिम्मत करें ना, हमने माना है हमारे 32 या 31 लोग शहीद हुए, हमने माना कि इन्होंने हमारे इतनी जगहों पर अटैक किया। हम 33
हमने माना ना 33 हमारे शहीद हुए, हमने तो पहले भी कहा था कि आगाज हम नहीं करेंगे, हमने माना ना, हमने इकरार किया, फिर हमने जवाब भी दिया। ये माने तो सही, अगर ये नहीं मानते सर सकूत तो सारी चीजें भी दिखा दी हल्क खुश्क हैं, सकूत तारी है, जहन माऊफ है, जवाब क्या देंगे? आज उसके बाद की हैपनिंग जो है कि बाकायदा तौर पे बैनुल-अक़वामी मीडिया को ले जाके वो जगह दिखाई गई जिसके ऊपर भारत ने वार किया और मासूम जानों का ज़िया हुआ। तो इस पूरे मंजरनामे में सिफारती महाज पे हमें कौन कौन से चैनल्स आजमाने की ज़रूरत है? अजय, इसमें देखिए 3 मेन तरीक़ाकार हैं दुनिया में और जो आजमाए जाते हैं, बाकी कौमें भी आजमाती हैं। और वो है एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जिसमें जो हमारे सफारतखाने हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं यहाँ मोफा में यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, वो अपने अपने हम पल्ला लोगों को फॉर्मल तरीके से बताते हैं। जैसे हमारे मिशन जो है, हमारे एम्बेसीज हैं, वो वहाँ अपने अपने नोट पर बैल के जरिए और अपनी अपनी मीटिंग उन होस्ट कंट्रीज के फॉरेन ऑफिस पर और फॉरेन मिनिस्टर्स पे करके उनको बावर कराते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली का इजलास होता है तो ये ममालिक, इनके पास मवाद होता है, कन्विंस होते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ वो जुल्म को जुल्म कह सकते हैं, हक को हक कह सकते हैं, सच को सच कह सकते हैं। लेकिन जब उनके पास वो कन्विंसिंग किस्म के आर्गुमेंट्स जो हम यहाँ दे रहे हैं, जब तक उनको उससे ज़्यादा सिंथेसाइज ना किया जाए उस वक्त तक वो इतने एम्पावर नहीं होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पब्लिक डिप्लोमेसी। आपने बात की कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को ले जाके वो तमाम जगहें दिखलाई हैं और मजीद भी दिखलाने चाहिए। उससे पहले LOC पर भी लेके गए थे हम। तो वो एक इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान ने अपना इलाका जो आज़ाद कश्मीर है उसको एक ओपन रखा हुआ है। हम लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है। इंडिया तो जो हमारे मिलिट्री ऑब्जर्वर जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के 47 के तहत जो 48 में पास हुआ था उसके तहत पाबंद है इंडिया, लेकिन वो उससे इनकारी है। और अगर आप कहेंगे तो आगे जाकर मैं बता दूंगा कि कितने ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है जिससे इंडिया अभी तक जिस पे अमल दरामद नहीं किया है और उसको किस तरह अमल दरामद कराया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि उससे अमल दरामद कराने का मौका दुनिया आपका साथ दे सकती है। वो कैसे? देखिए डॉक्टर साहब, क्या ये वक्त ये नहीं है कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने का वक्त भी नहीं आ गया? मैंने जब कहा कि वो कैसे, तो अगला मेरा पॉइंट यही था कि बात यह है कि इस वक्त जो कि बैक बर्नर पे दुनिया के चला गया था मकबूजा कश्मीर, वो अब दोबारा फोर फ्रंट पे आ गया है। और इसमें आपने जो तीसरा तरीकाकार है डिप्लोमेसी का, वो लीगल डिप्लोमेसी है। पहले तो ये है कि हमारे जो वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मंदूब हैं हमारे एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, उनके जरिए हमने सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास चल रहा है, रमा इजलास, उसमें कल रात को हमने यहाँ हमारी रात और उनका दिन 4 बजे का और 5 बजे की शाम, तो हमने उसमें उनको प्रेजेंटेशन दे दी कि क्या यहाँ हुआ है। और ये तकाजा भी है सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का कि आपके अगर कोई दरअंदाजी या आपके ऊपर कोई हमला हो तो आप हक महसूस रखते हैं, जैसा कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 51 के तहत यूनाइटेड नेशन चार्टर के। और साथ साथ ये लाजिम है कि सिक्योरिटी काउंसिल को फौरी तौर पर मुतला किया जाए, जो कि न सिर्फ हमने सिक्योरिटी काउंसिल को मुतला किया है बल्कि हमने अपने तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या उससे अलावा जो न्यूट्रल ममालिक हैं, हमने उनको बावर करा दिया है कि ये क्या हुआ है और हक़ाइक़, और हमने तमाम चीजों के साथ उनको हमने बता दिया है। अच्छा, तो खान साहब, आप क्या समझते हैं सिफारती महाज के ऊपर हमने जो कुछ तब्दीलियां की और उसको जो गर्म ज़्यादा किया है? यानी आप देखें कि जब ये पूरा मामला चल रहा था, भारत की तरफ से खामोशी थी और हम हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को आप देख लें, स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू, CNN के साथ बातचीत, फिर उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ, बर वक्त तौर पे वहाँ पे DGISPR का गुफ्तगू करना। तो हमने बैनुल-अक़वामी मीडिया को जो इंगेज किया और आज के दिन उन्हें जो विज़िट करवाया है, ये जो हमने चेंजेस की हैं, इसको मुस्तकबिल करीब के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, इस चेंजेस को हमने लेके जाना है यानी अपने एम्बेसी जिसको मिशन कहते हैं, मिशन की हद तक लेके जाना है। यही गुफ्तगू, यही वलवला, यही मोमेंटम
हमें अपने मिशन हमें हमारे सफारतकार और हमारे सफीर जो हैं उनको आगे लेके जाना होगा। जहां जहां हमारे सफारत खाने हैं वहां वहां के जितनी मीडिया है, चाहे वो वहां के इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, उस पर जब जाके वो बताएंगे तो दैट वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी, और ये करना चाहिए। इससे जहन साजी होती है, ऐसे इससे उन मुल्कों में पब्लिक प्रेशर अपनी हुकूमतों पर पड़ता है कि देखो ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कश्मीर में ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा गया, रिपोर्टिंग है, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्टिंग है, लेकिन उसको ये वक्त आ गया है। आपने मुझसे थोड़ी देर पहले सवाल किया कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। हमारे कहने से तो जाहिर है हमारे तो दिल उनके साथ धड़कते हैं, हम बिल्कुल चाहेंगे, और एंड इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के 15 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जिस पर की अमलदारी नहीं हो रही है। अगर उस पे से आधे पर भी अमलदारी हो जाए तो फिर एक पहले पर ही अमलदारी हो जाए 47 रेजोल्यूशन पर, तो मसला हल हो जाता है, उनके प्लेबिसाइड हो जाता है, उनको इरादियत मिल जाती है। ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया को साथ लेके। फिर मेरा सवाल ये, अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएनओ में, सलामती कौंसल में, यूरोपीय यूनियन में किस जगह पे हक़ खुदारियत जो हक़ अदा करने का हुक्म कश्मीरियों का हक़ मिले, ये करारदाद कहाँ पास नहीं हुई? कितने ममालिक में ये बात नहीं हुई? कितने फोरम्स ने उनको ये हक़ नहीं दिया? सबने दिया हक़, लेकिन इंडिया ने उस तमाम सफारती अमल पे 1% भी अमल नहीं किया। तो क्या अब हमें इस मौके पे जब हम पर हमला हुआ है तो हम कानूनी तौर पर हमारे घर पर जिसने कब्जा किया हुआ है, क्या हमें बज़ोर ताकत भी अपना हिसाब नहीं लेना चाहिए, कब्जा वापस नहीं लेना चाहिए? मैं इसको इंटरनेशनल कानून के हवाले से समझा देता हूँ कि यस, कुछ इजाज़त इसमें है इंटरनेशनल कानून में, और उसमें मैं भी आपको इसका जिक्र कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारे अब तक सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किए हैं, उन रेजोल्यूशंस में कहीं भी चैप्टर 7 के तहत रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। और जब तक चैप्टर 7 के जरिए और के अक्स में जब तक रेजोल्यूशन न पास किया जाए, उस वक्त तक उसमें बाइंडिंग नहीं होती है, उस वक्त तक उसमें कोई पीनल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। पीनल एक्शन यानी सजा का, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आम पब्लिक के लिए आपको, आपके नाजरीन के लिए समझाता चलूं कि जैसे थाने पर जाते हैं तो पीपीसी का सेक्शन लगा देते हैं वो एफआईआर में, लेकिन अगर उसको ज़्यादा सीरियस बात हो तो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट का लगा देते हैं, या अगर वाइट कॉलर क्राइम है तो वो लगा देते हैं, अगर ज़्यादा सीरियस है तो वो लगा देते हैं, नैप का एक्ट लगा देते हैं उसमें। इसी तरीके से अगर चैप्टर 5 से इंडिया नहीं मानता है तो चैप्टर 7 के लिए उसको मूव करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले P5 कंट्रीज के लिए हमें काफ़ी बड़ी कैंपेन करनी पड़ेगी अपने दोस्तों के जरिए। और OIC जैसी है, फाल है, इतनी फाल नहीं है, नाकाम है या कुछ मामलात में कामयाब है, लेकिन उसको भी साथ मिलाना पड़ेगा। कम से कम कोई रत्ती बराबर आवाज़ तो और आ जाएगी ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लॉक है वो OIC का भी। इसी तरह बाकी दोस्त ममालिक हैं, लेकिन इसको जल्दी से मैं आपको एक और ट्विस्ट देके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपके नाजरीन के लिए कि इस वक्त जो जियो पोलिटिकल लैंडस्केप है, उस जियो पोलिटिकल लैंडस्केप में ये फेवरेबल बात है कि हम जो मकबूजा कश्मीर है उसके लिए जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन 2679 जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए दामे दरहमे सुखने कश्मीरियों के लिए मदद करें। आज उसमें क्या क्या मदद है? उसमें ये मदद है कि जो हक़ खुद इरादियत के लिए जहाँ जहाँ जो अपनी जिद्दोजहद कर रहा है, जो कौम और जो खिता और एक्युपायर के खिलाफ कर रहा है, अप्रेसर के खिलाफ अगर कोई तहरीक चल रही है, तो उसमें इन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मैंने आपको अभी हवाला दिया है उसके मुताबिक आपको दामे दरहमे सुखने उसमें करना पड़ता है। अच्छा खान साहब, मुझे एक सवाल और, जब आप ये कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं और इसमें ये इकदाम उठाए जा सकते हैं,
आप ये देखिए कि हम इस वक्त रशिया को साथ में किस हद तक मिला सकते हैं अपने मौक़िफ़ में कि जब तमाम तौर पे दिफाई महाज के ऊपर या फ़ौजी महाज के ऊपर जो असलहा था या फिर फाइटर जेट्स थे या एयर डिफेंस सिस्टम था वो भारत लेता था रशिया से, लेकिन अब वो मूव किया अमेरिका और फ्रांस के ब्लॉक की तरफ। दूसरी तरफ चाइना के साथ उसकी जो है कशीदगी दिखाई देती है। ईरान के साथ ताल्लुकात थे लेकिन इजराइल को अपने साथ इन्वॉल्व करके ईरान के साथ ताल्लुकात भी ख़राब किए। तो हम ये चाइना, रशिया और ईरान को इस पूरे चैनल में मज़ीद मुतहर्रिक क्यों नहीं करते? नहीं, हम तो मुतहर्रिक करना चाहेंगे लेकिन वो खुद ब खुद मुतहर्रिक उनको हो रहे हैं। वो उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं मंजरनामा आपके सामने पेश कर दूं, इंडिया इस वक्त जो ज्यादा जोम में है वो क्यों है? इंडिया के जितने भी इस वक्त कारनामे हैं, वायलेशन है, जितनी भी दुनिया के सामने है, क्यों नहीं दुनिया उसकी कॉन्फिडेंस ले रही है? उसकी वजह जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, चाइना कंटेनमेंट के लिए अमेरिका की पॉलिसी है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसके बहुत सारे वायोलेशन इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर दूसरी तरफ देखा जा रहा है, बल्कि इंडिया की अपनी कमीशन है जो कि रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है, उसने हिंदुत्व का जिक्र किया है, आरएसएस का जिक्र किया है, जुल्म और तादी जो माइनॉरिटीज पे है उसका जिक्र किया है, कनाडा में जो वाकया हुआ तो उसी को बुनियाद बना के बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमें अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने की जरूरत है और इसी बुनियाद ये पैकेज बना के हम दुनिया को बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।